हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें केवीएस एनवीएस टीयर 1 के लिए जो हमारी मेगा मैराथन चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही एनर्जेटिक तरीके से हम लोग जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पर में पढ़ सके। चलिए हम आगे बढ़े फ्रेंड्स। उससे पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन जो है ना, जो चीज है ये आप लोगों को क्या करती है, स्टार्ट करवाती है किसी चीज को, लेकिन हैबिट वो चीज है जो आपको आगे चलने देती है। और आप लोगों को पता है, कभी भी कोई भी चीज आपका, इन दोनों का आप लोग इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट नहीं देख सकते। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, आपकी हैबिट कितनी भी अच्छी हो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं किया है। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रखी, आप कीप गोइंग नहीं रहे, तो आप उसको एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। तो दोनों चीज आप लोगों के लिए जरूरी है, एक तो स्टार्ट करना और दूसरा उस चीज को खत्म करना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं कि स्टार्ट मोटिवेशन से होता है, तो हैबिट से आप लोगों की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, और दोनों चीजें जरूरी है। कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कभी ना कभी। ठीक है, तो आज भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आगे बढ़ सकते हो। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, एकदम स्पीड में आंसर करेंगे आप सभी के सभी। 1857 के अंदर में, 1757 में, 1782 के अंदर में, 1748 में, 1764 के अंदर में। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी ये भी आप लोग मुझे बता देंगे। प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई जो है फ्रेंड्स ये लड़ी गई थी आप लोगों की 1757 के अंदर में। अब जिन बच्चों ने 1764 लगाया ना, वो बक्सर की लड़ाई के अंदर में कंफ्यूज हो गए। बक्सर की जो लड़ाई थी वो हुई थी 1764 के अंदर में, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 के अंदर में, और ये लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और जो उस समय में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में। ठीक है, तो सिराजुद्दौला यहां पर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने मीर जाफर को खरीद लिया था, मीर जाफर को जो है रिश्वत देकर अपने तरफ कर लिया था। ठीक है, तो मीर जाफर लड़ा ही नहीं था। अब ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ चुका है, ये आपको दिखाई इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि भाई कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में जो है ना ये क्वेश्चन आते हैं। आपको एक एग्जाम दिखाया, बहुत सारे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम के अंदर में ओरिजिनली आ चुका है, मतलब एग्जामिनर के दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए भी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का आपको बताना है कि एकमात्र भारतीय जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती कि भाई एक ऐसे भी हमारे भारत के अंदर में चीफ जस्टिस हुए हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। अब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से बताना है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एक्टिंग प्रेसिडेंट। देखो, अगर मान लीजिए कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, उनका निधन हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे या उनको उनके ऊपर में महाभियोग चलाकर हटा दिया जाए, तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम करेंगे। आर्टिकल नंबर 65 में ये बात बोली गई है। लेकिन उसी आर्टिकल में एक और बात भी बोली गई है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ खाली हो जाए, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। और एक बार ऐसा हुआ है, केवल एक बार, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है फ्रेंड्स ये भारत के जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। आप लोगों को याद रखना है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक है, निधन हो गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया और वीवी गिरी जो है उनको चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने भी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ही बच गए थे, क्योंकि इनका निधन हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, तो दोनों पद खाली, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ना था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा वाइस प्रेसिडेंट के पद से। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, उस समय के जस्टिस हिदायतुल्लाह, ये कुछ समय के लिए क्या कर रहे थे, ये बने थे उपराष्ट्र हमारे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो 11वें नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के। ठीक है, बाद में ये वैसे भारत के एक्टिंग जो है प्रेसिडेंट तो रहे हैं, बाद में जाकर ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे रिटायरमेंट के बाद, अपने भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला था। तो आर्टिकल नंबर 65 जो है ये बात कहता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो उनका जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पर मैं आप लोग की, भारत में सिपाही विद्रोह, ठीक है, कहां से शुरू हुआ था। स्पीड में आप लोगों ने आंसर करना है, कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे, स्पीड अप।
क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को जो है मैं एक चीज बता दूं कि एक बड़ी क्लास जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो भी हमारी टीचिंग परीक्षा की जितने भी अब तक की क्लासेस हो गई है। एक अगर हमारे पास में प्लेलिस्ट अवेलेबल है टीम, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर प्लेलिस्ट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट को आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वो प्लेलिस्ट पूरी अच्छे से देखकर आए, और उसके ऊपर में बेस्ड एक बड़ी जो है टेस्ट आप लोगों के लिए हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो भारत में सिपाही विद्रोह जो है फ्रेंड्स, ये 10 मई 1857 को हुआ था, और ये हुआ था मेरठ से स्टार्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको याद रखें कि जो अलग अलग जगह थे रिवोल्ट की, उस रिवोल्ट को दबाया किसने था। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि झांसी जो है यहाँ पर में, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते ग्वालियर चली गई थी, तो ग्वालियर और झांसी के अंदर में ये किसने दबाया था ये विद्रोह, तो जनरल ह्यू रोज। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, एक तो टीआरई के अंदर में आया था कि किसने कहा था कि ये जो लेडी लेटी हुई है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद में, ठीक है, कि ये जो लेडी जो है लेटी हुई है, ये जितने भी पुरुष लड़ रहे हैं उनसे भी ज्यादा महान है, एकमात्र पुरुष है इन सारे लड़ने वालों के अंदर में। तो मारा क्यों था पागल। ठीक है, जब इतना था, इतनी थी वो अच्छी। ठीक है, तो मारा क्यों फिर। ठीक है, चलो तो लक्ष्मीबाई, ठीक है, और ताते टोपे वाला जो पूरा का पूरा विद्रोह था, जनरल ह्यू रोज ने दबाया था। तो अब ये जो चीज आती है ये पूरा का पूरा, ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह का विद्रोह विलियम टेलर ने दबाया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसको मैं मेमोराइजर के अंदर में आपके ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग याद रख सके बाइलिंगुअल इसके अंदर में। तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन सभी बच्चे डाउनलोड जरूर कर लेंगे जी। तो हटागरे साहब आए हैं, कुछ बताएंगे। ओके, चलिए, तो ये बताया जा रहा है मुझे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी आप लोगों का जो है इसका जो है ऐड कर दिया जाएगा, ऊपर में ही ऐड कर दिया जाएगा, और आप लोगों को पिन कमेंट के अंदर में भी डाल दिया जाएगा इसको। चलिए, एक एक थैंक यू तो हटागरे साहब के लिए भी बनता है। ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था, बताइए जल्दी से। चार मीनार, चार मीनार है कहां पर में वैसे। ठीक है, जल्दी बताओ। फिर आप लोगों को एक लिस्ट बताता हूँ मैं, वो लिस्ट अभी अगर आपको चाहिए होंगी तो फिर मुझे बताना। सर गेम वाले मेमोराइजर से बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि कल हमारी कॉलिंग टीम ने भी मुझे एक भेजा स्क्रीनशॉट कि सर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ाई करने के अंदर में अभी। ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूअसली बच्चों का फीडबैक, अब पढ़ने में मजा आ रहा है। आपको पता है कल मुझे हमारी टेक टीम बता पाएंगी ज्यादा बेहतर तरीके से, मेरे पास में कल स्टैट्स लेकर आए थे, 1,19,000 रिक्वेस्ट हमारे मेमोराइजर के ऊपर में, 1,19,000 रिक्वेस्ट, आप सोचिए। मतलब बच्चों ने वो जो किया है उसको, तो कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको मजा आ रही है पढ़ने में। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा का सारा आप लोगों को जो है पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी। चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर में लोकेटेड है। कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था 1591 के अंदर में, कुली कुतुब शाह ने, तो ये याद रखेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता डायनेस्टी के समय में बनी थी, और कुमारा गुप्त ने बनाया था इसको, गुप्त कुमार गुप्त कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त भी वन ने, क्योंकि उनके खानदान के अंदर में कुमार गुप्त नाम के भी बहुत सारे हुए हैं शासक, 1 2 3 4, लेकिन कुमार गुप्त वन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुमार गुप्त वन। ठीक है, बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स 5वीं शताब्दी में बनी, 13वीं शताब्दी के अंदर में जो है उसको तोड़ दिया गया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाया था। आगरा का किला, ठीक है, अकबर ने बनाया था। दिल्ली का लाल किला जो है मुगल एम्पर शाहजहां ने बनाया था। आप लोग चाहते हो ये लिस्ट भी मैं मेमोराइजर में डाल दूं, हाथ ऊपर करके बता दीजिए, अगर आप लोग बोलोगे तो ये भी लिस्ट डाल देता हूँ मेमोराइजर के अंदर में। ठीक है, ओके। हिंदी इंग्लिश केवीएस में क्वालिफाइंग नहीं है, उसके नंबर जुड़ेंगे केवीएस के अंदर में। दानिश सर, मेरे घर के लड़के मेमोराइजर पर गेम खेल रहे हैं, वो बहुत खुश है, और रक्षा, क्या आगे में रक्षा, और क्या आप आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए, मतलब आपके घर के बच्चे भी खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके घर में बच्चों तक को ये आदत हो चुकी है, ये अच्छी, अच्छा लगा जान के। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ के अंदर में, आसफुद्दौला के समय में अवध के नवाब जो थे उन्होंने बनवाया था। जंतर मंतर महाराजा जय सिंह। ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ठीक है, गुरु रामदास को जो जमीन मिली थी, ठीक है, अकबर से, उस जगह के ऊपर में बनाया गया है। आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स इसमें। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये बताइए आप लोग जल्दी से।
चलिए 500 लाइक्स से हम लोग जो है फ्रेंड्स केवल 28 लाइक्स दूर है, तो जल्दी से सेशन को लाइक करके जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर देंगे आप सभी के सभी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है, ठीक है, सुकुमार सेन। मुझे एक चीज बताइए कि भारत के चुनाव आयुक्त होने के साथ साथ में उन्होंने और कौन से देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी हमारे भारत के जो है कौन है ये भी बता देंगे आप लोग। एट प्रेजेंट हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और कौन से नंबर के हैं ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो सुकुमार सेन, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए, नाउ अब देखिए, हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का जो है फाउंडेशन किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए, तत्वबोधिनी सभा जो है ये क्या चीज है। तत्वबोधिनी सभा, राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। पहले तो बनाया उन्होंने आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ठीक है, 1814 और 15 के बीच में, ठीक है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने पेड क्लासेस में बताया भी आप लोगों को कि कैसे 14 और 15 दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे आपका, 14 और 15 के बीच में। उसके बाद में उन्होंने ब्राह्मो समाज बनाया, ब्राह्मो सभा या ब्राह्मो समाज बोलते हैं उसको अपन लोग, ठीक है, ब्राह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय ने ही 1828 के अंदर में, राजा राम मोहन रॉय के विचारों को ही आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के जो पप्पा थे उन्होंने तत्वबोधिनी सभा नाम की एक और संगठन का निर्माण किया था, और साथ ही साथ तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी। तो तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, दोनों देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, आगे में एग्जाम के अंदर में आएगा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, दोनों के दोनों, ओके। चलिए, तो तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर, और कब बनाया था उन्होंने, 1839 के अंदर में, ठीक है, 1839 के अंदर में। वो बात अलग है कि उन्होंने तत्वबोधिनी सभा को ब्राह्मो समाज में मर्ज कर दिया था, ठीक है, ब्राह्मो समाज के अंदर में मर्ज कर दिया था, कब, 1859 के अंदर में। इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आप लोगों को। तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, ये 1839 के अंदर में देवेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने बनाया था। बाद में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा को ब्राह्मो समाज के अंदर में मर्ज कर दिया, कब, 1859 के अंदर में। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पूरी की पूरी लिस्ट भी मेरे पास में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से मुझे ढूंढकर आप लोग बताइए कि रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था और कौन से साल में, ठीक है, फास्ट, एकदम स्पीड में आप लोगों के आंसर आना चाहिए। इसके अलावा मुझे बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किसने बनाई थी। फिर मैं आप लोगों को बाकी के और भी बताता हूँ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बता दीजिए ढूंढ के इसमें से। थैंक यू वेरी मच बेबी एंजल जी। यंग बंगाल आंदोलन जो है किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। देखिए, एक तो है ब्राह्मो समाज, ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने बनाया था इसको, ठीक है, 1828 से 1829 के बीच में। एक एक संगठन है जिसका नाम है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, भारत का ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। ढूंढ के बताओ बोला इसमें से कहां पर किसने बनाया ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ब्राह्मो समाज से ही अलग होकर ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बना था। भारत का ब्राह्मो समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने बनाया था, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। मेन जो संविधान था, जो ओरिजिनल, जो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन कितने पार्ट थे। अब तो चलो चेंज हो गया, बट स्टिल देखो यहां पर में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओरिजिनल के अंदर में ओरिजिनल प्लस प्रेजेंट, ठीक है, प्लस प्रेजेंट, ठीक है। ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो उसके उस जो पूरा संविधान था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स थे 395। ये 395 आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया था। ये जो पार्ट्स थे इसको बांटा गया था 22 भागों के अंदर में, 22 पार्ट में, 22 भागों के अंदर में। और शेड्यूल या अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल या अनुसूचियां वो थी 8। बट आज के समय में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आज के समय में हमारे आर्टिकल्स की जो संख्या है, ठीक है, वो 470 से भी ज्यादा है, ठीक है, टोटल। आखिरी आर्टिकल 395 है, लेकिन बीच बीच में हम लोगों ने जो जोड़ा है
उनको मिलाकर, ठीक है। पार्ट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो टोटल 25 पार्ट है। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, अनुसूची, तो 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई है बाद में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो 12 अनुसूचियां है आज के समय में। तो अब आप लोग जो है आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सही वाला, ताकि आपका माइंड को लगे कि उसने आंसर किया, आपके माइंड ने आंसर किया हुआ है, जल्दी से। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है वो कौन सी भाषा परिवार है, संस्कृत को जिसमें माना जाता है? ये काफी सारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। देखिए, ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो संस्कृत है ना, ठीक है, हमारे भारत में जो संस्कृत, ये यहाँ पर में संस्कृत भाषा के अंदर में काफी सारे जो है निर्माण कार्य हुआ। तो मध्य एशिया के अंदर में, ठीक है, जो भाषाएं बोली जाती है और यूरोप के अंदर में जो भाषाएं बोली जाती है उसी भाषा परिवार का, क्योंकि देखिए मात्र, माता, मैटर, ठीक है, मदर, ये जो है ना ये सारी मिलती जुलती भाषा है। तो इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता है उसको, मतलब इंडिया की जो भाषाएं है वो और यूरोपियन जो भाषा है वो एक ही परिवार की भाषा है, भाषाओं का परिवार है। मतलब जिन भाषाओं के शब्द मिलते जुलते होते हैं उनको एक परिवार में रखा जाता है। तो संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, उर्दू, ये सब जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की है। इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर में, प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? स्टार्टिंग में ही आपको बताया मैंने, आत्मीय सभा की स्थापना, जी हाँ बिल्कुल, एलटी ग्रेड वाले भी इसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊं कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने लॉयल्टी के साथ में इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा जो है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप लोगों ने, बनाया था राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है, ब्राह्मो समाज के भी पहले 1800, ठीक है, 14 से 1815 के बीच में है, ठीक है। तो 1814 से 1815 के बीच में कलकत्ता के अंदर में राजा राममोहन रॉय ने बनाया था, ठीक है। बाद में उन्होंने ब्राह्मो समाज की भी स्थापना की, ठीक है। राजा राममोहन रॉय के विचारों को ही आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्य और उनके जो है, अगर ये नरेंद्र मोदी है तो ये अमित शाह थे उनके, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी हम लोगों ने देखा तत्वबोधिनी सभा, तो रिवीजन होते रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से अलग अलग मैंने सवाल पूछा, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, लिख लीजिए एक बार ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में ये लिस्ट मैं आपके मेमोराइजर में भी डाल दूंगा, आप लोगों के जो टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी, और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे भी डाल देंगे इसको, ठीक है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए गुलाम वंश क्या चीज है ये, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स भारत के अंदर में दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से हुई और ये 1526 तक चलता रहा, ठीक है। लगभग 320 साल तक भारत में, उत्तर भारत और फिर बाद में धीरे धीरे दक्षिण भारत तक भी फैला ये। तो दिल्ली सल्तनत जो है उसमें 5 राजवंश हुए हैं। पहला राजवंश था स्लेव डायनेस्टी, स्लेव जिसको गुलाम वंश भी बोला जाता है, गुलाम वंश, ठीक है। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 5 में से। तो पहला गुलाम वंश, इसको इलबरी तुर्क वंश भी बोला जाता है। दूसरा नंबर पे आता है आप लोगों का, ठीक है, खिलजी वंश, खिलजी। फिर आता है तुगलक, तुगलक, ओके। चौथे नंबर पे आता है सैयद वंश, सैयद। और फिर 5वें नंबर पे आता है लोधी वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन चारों के अंदर में सिमिलैरिटी ये है इन चारों नामों में कि ये सारे के सारे गुलाम वंश के ही शासक थे, लेकिन सबसे पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 के अंदर में, चौगन खेलते हुए, चौगन खेल रहा था उस समय में मृत्यु हो गई। मतलब इसको पोलो भी बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, पोलो, घोड़े के ऊपर में बैठ के हॉकी खेलना, ठीक है। तो टपाक से गिर गया तो सर पे चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चौगन खेलते हुए कौन से शासक की मृत्यु हो गई थी, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने कि आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है, ये बताइए आप लोग। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली क्लास है उसको देख रहे हैं? पिछली वाली पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 है उसका ऐप के अंदर में आप लोगों का। जो लोग भी टीचिंग परीक्षा के ऐप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा। तो उसमें
मैंने आपको जो पहला पार्ट था यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अभी आगे में हम लोग जो पढ़ेंगे उसकी मैं रिवीजन भी कराऊंगा आपको। देखिए काफी सारे बच्चे जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, एक बार टीम दिखा भी दीजिएगा उनके नाम, जो ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में जुड़े हुए। तो उसके अंदर में हमने देखा था कि भाई आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, इसमें 6 प्रकार के अधिकार है आपके, ठीक है, जिसमें ओके, जिसके अंदर में एक आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है। अगर आपको अधिकार नहीं मिल रहे, देखिए यहाँ पर में कितने सारे बच्चे हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं। मतलब टीचिंग परीक्षा जो है इज अ सील ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का नाम, मतलब ट्रस्ट का नाम है टीचिंग परीक्षा। तो जो बच्चे नहीं जुड़े जल्दी से जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो आप लोग। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया हुआ है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में आप देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है आपके, वो धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल है आपके। अब ध्यान से समझना आप लोग, आर्टिकल नंबर 19 जो है ना, उसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें से पहली वाली ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। ओके, तो आर्टिकल नंबर 19 में बोलने की आजादी है आपको, ठीक है, एक सभा आयोजित करने की आजादी है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, संघ बनाने की आजादी है, कोई यूनियन आप बना सकते हो, पूरे देश में आने जाने की, कहीं पे भी घूम सकते हो उसकी आजादी है, पूरे देश में बसने की, कहीं पे भी रहने की आजादी आपके पास में, और कोई भी व्यापार या जीविका शुरू करने की आजादी आपके पास में है। हाँ, ये बात अलग है कि ये आर्टिकल पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये ओनली इंडियंस लोगों को, इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है ये आर्टिकल नंबर 19। देखिए कुछ आर्टिकल्स हमारे भारत के संविधान में ना, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडियन प्लस जो नॉन मतलब सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है, और कुछ आर्टिकल ऐसे जो केवल सिटीजन, केवल इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है, ठीक है, केवल इंडियन सिटीजन को। तो आप लोगों ने याद रखना है आर्टिकल नंबर 19 केवल इंडियन को है। अच्छा, ये क्यों क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप बताइए कि क्या हमारे भारत के अंदर में विदेशियों को भी आकर बसने की अनुमति सारी की सारी दे दी जाए हम लोग? नहीं ना, ठीक, ठीक है, तो इस वजह से विदेशियों को आर्टिकल नंबर 19 अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, ठीक है, कितने लोगों ने वो लेक्चर देखा था जिसमें मैंने बताया था हटागरे साहब जो है हमारे, उनको ये नहीं पता कि नाक बीच में आती कि नहीं आती, तो वो जब नेशनल इमरजेंसी है उस समय में भी वो प्योंगयांग लेक जाना चाहते थे देखने के लिए कि नाक बीच में आती कि नहीं आती अपनी शादी के बाद में, या मतलब जब उनको मिल जाएंगी गर्लफ्रेंड तब उसके बाद में, ठीक है। वैसे तो बहुत उनके पास में कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनती बच्चे है। तो आर्टिकल नंबर 358 ये कहता है कि 352 जब भी लगेगा, 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, तो अपने आप आर्टिकल नंबर 358 के तहत आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया हटागरे साहब बोलेंगे कि मेरे को तो देश में कहीं पे भी आने जाने की आजादी है, मेरे को प्योंगयांग लेक जाके नाक चेक करनी है, ओके, तो भाई उनको घूमने थोड़ी देंगे, संघ बनाने की आजादी, बोलने की आजादी, पहले देश देश को बचाना है पहले, नहीं उनकी नाक थोड़ी अभी यहाँ पर मैं चेक कराएंगे अपन, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल है जो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, तो वो आर्टिकल नंबर 19 से ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में, प्लीज याद रखिए, देखिए कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन, हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं, कभी भी उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, बाकी को किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 359 के तहत राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले बारी आती है 358 की, जिसके तहत 19 को अपने आप सस्पेंड हो गया। फिर आर्टिकल नंबर 359 आता है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप चुन चुन के आर्टिकल्स को सस्पेंड कर सकते हो, बट 20 और 21 को हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कौन से दो आर्टिकल है जो कभी नहीं करने वाले, ठीक है, ओके, 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, एग्जैक्ट एक्चुअल स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है आपके पेपर का जो मिला है उसमें, ध्यान से देखिए यहाँ पर में कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, होम रूल लीग, बंगाल पार्टीशन, लखनऊ पैक्ट,
देखो सूरत में कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था ना, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था कांग्रेस में, नरम दल और गरम दल उनके बीच में। तो नरम दल और गरम दल के बीच में जो बंटवारा हुआ था वो 1907 में हुआ था सूरत में, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, 1917 में नहीं, ठीक है। बंगाल का पार्टीशन जो है वो 1905 में हुआ था, ठीक है, 1911 में नहीं, ठीक है, बंगाल का पार्टीशन। हाँ, लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 में साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ठीक है, ये याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए अब नाउ फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, वो एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को टूल दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि बच्चे उसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं और आप अच्छे से कर भी रहे हैं। आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें मैं कहाँ पर मैं देख सकता हूँ थंबनेल, प्लीज एक बार टीम मुझे बता दीजिएगा। ये देखिए आप लोग, उन्होंने एक पर्सन है, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे डाला है उन्होंने, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, उन्होंने इस तरीके से ये थंबनेल लगाकर वीडियो डाला है, टीचिंग परीक्षा का कोड, उन्होंने अपना खुद का कूपन कोड डाला हुआ है, ठीक है। मैं दिखा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, तो आप उनका कोड देख भी सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो इस तरीके से वीडियो, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनका कूपन कोड लगाने से, ठीक है, उनका जो कूपन कोड है उस उन स्टूडेंट का, आप सबके पास में अवेलेबल है, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के उन सबके पास में अवेलेबल है ये कोड, ठीक है। आप लोग जो है रेफर एंड अर्न में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो कोड आपका। तो आप भी इस तरीके से अपने दोस्तों को, ठीक है, रेफर कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि देखिए जो बच्चे ने इनका कोड लगाया उसको ऑफ मिल गया, एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया, साथ ही साथ इनको भी 10%, मतलब कि 160 रुपए इन्होंने भी कमा लिए यहाँ पर में। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग चाह रहे हो तो, ठीक है। आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में सबसे ऊपर में एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लगा भी लेंगे टीम, एक बार दिखा देंगे अगर पॉसिबल है तो, थोड़ी देर बाद हम बच्चों को दिखा देंगे कि दिखता कहाँ है वो। रेफर एंड अर्न में आपका जो कोड है इस तरीके से, जैसे आपको ऊपर में दिख रहा है ना कोड, वो यूजर, ठीक है, VEEU C7, ये इनका कोड है जिन्होंने वीडियो बनाया है। वैसे ही आप लोग भी बना के डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो उस वीडियो को अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि जो भी यूज करेगा उसको भी ऑफ मिलेगा और आप लोगों को भी जो है उतने ही, जितने रुपए का उसको ऑफ मिला है उतने रुपए आपको भी मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मुझे एक दिखा कि भाई उन्होंने बना के, ठीक है। सर ऑन होगा तो न्यू ईयर की पार्टी कर लेंगे, बिल्कुल कर लीजिएगा। ओके, तो ये एक अच्छा एक चीज दिखी थी तो मैंने आपको दिखा दिया कि किसी बच्चे ने, जैसे मैंने टीचिंग परीक्षा सर्च किया तो मुझे ये वीडियो दिखा, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में सर्च करना, आपके साथ में शेयर करना चाहिए इसको। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोग की करेक्ट सीक्वेंस क्या है दिल्ली सल्तनत के शासकों का या उनके वंश का। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जो है उसकी शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से, स्लेव डायनेस्टी से। उसी को इलबरी तुर्क वंश या तुर्किश डायनेस्टी भी बोला जाता है, तुर्किश या तुर्क वंश भी, इलबरी तुर्क वंश भी बोला जाता है कई बार, इलबरी तुर्क वंश, ठीक है। फिर उसके बाद में बारी आती है आप लोगों की जो है खिलजी वंश की, खिलजी, ठीक है। फिर तुगलक, तुगलक, सैयद, और सबसे लास्ट में बताओ जल्दी से आप लोग कौन सा वंश है, लोधी। ओके, तो यहां पर आप देख लीजिए कि सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट में लगाएंगे आप लोग। मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बता दिया है, आप लोगों के आंसर आने चाहिए कमेंट के अंदर में। आज आर्टिकल वाली क्लास होगी क्या? जी बिल्कुल, आज आर्टिकल वाली क्लास होंगी आपकी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग जुड़े हुए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, वो लोग जरूर आर्टिकल वाली क्लास आज अटेंड कीजिएगा आप लोग। आगे के आर्टिकल्स में कराऊंगा, जैसे पहले पार्ट में कराया था अब आगे के भी कराऊंगा, ठीक है। जीएस मस्त पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू वेरी मच यदुवंशी जी। आप जो है आप भी बहुत मस्त पढ़ते हो। चलिए बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र को अंजाम दिया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बताओ। तो काकोरी ट्रेन जो षड्यंत्र है, सबसे पहली बात तो ये हुआ कब था?
ईयर बताएंगे आप लोग काकोरी ट्रेन का, अगर डेट बता सकते हो तो वो भी बता दीजिए। वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये तो बना था आप लोगों का 1928 के अंदर में, ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था पहले वो। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो है फ्रेंड्स, ये 1925 के अंदर में हुई थी, टू बी स्पेसिफिक अगस्त के महीने में, 9 अगस्त 1925 को। कौन सा संगठन था जिसने अंजाम दिया था इसको? तो वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे जो लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। और इसी एसोसिएशन ने, ठीक है, जो ट्रेन जा रही थी 8 डाउन ट्रेन, उसमें से 8,000 रुपए चुराने के लिए या फिर लूटने के लिए, ताकि क्रांतिकारी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है, उन्होंने ये चुराया था। आज अभी शाम में ही होंगी ओपी गेमिंग जी आपकी, थोड़ी देर के अंदर में ही क्लास होंगी आपकी, आई थिंक शायद 10:30 बजे की क्लास लगी हुई है, तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए वो आ जाएंगे एग्जैक्टली क्लास में, ठीक है। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, अशफाकुल्ला खान को, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। किसको कहां पर में फांसी हुई ये देख लीजिए आप। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी हुई थी कहां पर में? गोरखपुर जेल के अंदर में, गोरखपुर में, ठीक है। उसके बाद में अशफाकुल्ला खान को फांसी हुई थी फैजाबाद जेल के अंदर में, ठीक है। राजेंद्र नाथ लाहिरी या राजेंद्र लाहिरी जो है, इनको हुई थी गोंडा जेल के अंदर में। और रोशन सिंह जो है, इनको हुई थी नैनी जेल के अंदर में, इलाहाबाद में, नैनी जेल में। तो ये 4 लोग थे जिनको काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी की वजह से फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी, रोशन सिंह, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे आप लोग। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा आप लोगों को, मैं अभी जस्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। कौन काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से संलग्न नहीं था, ये बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। ओके, देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको तो फांसी हुई थी, राजेंद्र नाथ लाहिरी को भी फांसी हुई थी, ठीक है, अशफाकुल्ला खान को भी हुई थी, सूर्या सेन को नहीं हुई थी, सूर्या सेन अलग मामले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सूर्या सेन जो है, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा। तो मास्टर दा किसको बोला जाता है? मास्टर दा, ठीक है, बंगाली में दादा, मास्टर दा, ठीक है, किसको बोला जाता है? तो सूर्या सेन को बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है, इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाया था बंगाल के अंदर में। चिटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे ये, चिटगांव आर्मरी रेड। चिटगांव जगह जो है आज के बांग्लादेश के अंदर में मिलेंगी, उस समय में ये पूर्वी बंगाल के इलाके के अंदर में थी। बंगाल तो चलो एक हो चुका था, लेकिन बंगाल का भी पूर्वी जो हिस्सा था, वहां पर में चिटगांव नाम की जगह है, वहां पर में हथियार ग्रह था, ठीक है। तो हथियार ग्रह वहां पर में उन्होंने रेड मारी थी और वहां से हथियार लूट लिए थे। बाद में इनको पकड़ लिया गया था और फांसी भी दे दी गई थी। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। सूर्या सेन जो है, ये चटगांव आर्मरी रेड से जुड़े हुए थे, और काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से उनका कोई लेना देना नहीं था। जल्दी से काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी की डेट और ईयर जल्दी से मुझे बता देंगे आप लोग। जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये रेफर एंड अर्न का आपका कोड कहां पर में मिलेगा, तो ये टीम ने मुझे यहाँ पर में भेज दिया है। आप देख सकते हो रेफर एंड अर्न, वैसे 2 जगह के ऊपर में आपका, आप वो 3 जो डॉट हैमबर्ग आपको दिख रहे हैं वहां भी देख सकते हो, या फिर सबसे सामने में ही आपका रेफर एंड अर्न आपको दिख रहा होगा, वो मेरी इमेज दिख रही है आपको उसके ऊपर में, ठीक है, रेफर एंड अर्न दिख रहा है, उस पर भी आप जाओगे तो आपको आपका खुद का कूपन कोड दिख जाएगा, आपका कोड वो कॉपी करिएगा, और आप जहां भी शेयर करोगे, जो भी आपके कोड से परचेस करेगा, ठीक है, उसको भी ऑफ मिलेगा एक्स्ट्रा, और आपको उतना ही अमाउंट आपको भी मिलेगा, ठीक है। आपके इसमें कॉइन्स जमा हो जाएंगे और आप लोग कॉल करके उसको रिडीम कर सकते हो, उस अमाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम कौन से राज्य को संगठित किया गया था? भारत में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था सबसे पहला, और किसने जो है इस आंदोलन को लीड किया था? एक्चुअली ना एक आंदोलन चलाया गया था, विशाल आंध्रा, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है, विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये चाहते थे कि मद्रास से, ये पूरा का पूरा जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, इससे आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए, ओके। तो सरकार मान नहीं रही थी, तो पोट्टी श्रीराम लुलू, क्या नाम था उनका? पोट्टी श्रीराम लुलू। उन्होंने 56 दिन तक की भूख हड़ताल की, गांधीवादी विचारधारा के थे, तो 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पे बैठे रहे, और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड पूरा का पूरा एक आंदोलन फैल गया, और ज्यादा ये तोड़फोड़ होने लगी। तब सरकार को रियलाइज हुआ कि भाई नहीं यार, बनाना चाहिए करके यहाँ पर में, ठीक है, आंध्र राज्य। तो इस तरीके से आंध्र या तेलुगु भाषा के लोगों के लिए पहली बार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था। तो फर्स्ट स्टेट जो बना था, ठीक है,
उसकी घोषणा तो चलो दिसंबर में हो गई थी 1953 के अंदर में, 1952 में, लेकिन 1953 के अंदर में आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, सबसे पहला भाषा के आधार पर 1953 के अंदर में किसने इसको लीड किया था? पोट्टी श्री रामलुलू। पोट्टी श्री श्री राम लुलू। ठीक है, पोट्टी श्री रामलुलू 56 दिन तक भूख हड़ताल पे थे ये। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य विधि का कानून ना कि व्यक्ति का कानून है? गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। कौन जो है इनमें से विधि के कानून की बात करता है, मतलब कि लॉज। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति के हिसाब से सरकार नहीं चलनी चाहिए, सरकार जो है कानून के हिसाब से चलनी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये तो चलो अलग से हमारे जो नागरिक है उनकी ड्यूटीज बताई गई है कि हमारी क्या क्या कर्तव्य है, ड्यूटीज क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, डीपीएसपी के अंदर में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो आने वाली सरकारों को सलाह के तौर पर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, कानून वगैरह से ऐसा उसका कोई लेना देना नहीं, उसका काम है इलेक्शन से। तो फंडामेंटल राइट जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून के हिसाब से चले, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति होगा कल जाके कोई तानाशाह आ गया तो सबसे पहले क्या खत्म करेगा? फंडामेंटल राइट्स खत्म करेगा हमारे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स है मतलब कानून का शासन चल रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए तो कानून का शासन खत्म। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स याद रखना है आप लोगों ने। अनुच्छेद 368 से कौन सा वाला इसमें से चीज संबंधित है? मैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आप लोगों को करवाने ही वाला हूँ, आज भी आप लोगों की क्लास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स। 1000 से ज्यादा 1100 के करीब बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 368 जो है फ्रेंड्स ये बात करता है बेसिकली संविधान के अंदर में संशोधन करने से। कितने बच्चे चाहते हैं कि एक ऐसी क्लास हो जाए जिसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सारे के सारे करवा दूं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और उसको मेमोराइजर में भी डाल दूं आप लोगों के। टीम एक बार प्लीज, अगर हमारे पास में स्टैट्स अवेलेबल है तो एक बार टेक से देख लीजिए कि कितना हमारे पास में था। ठीक है, स्टैट्स कल का, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास में मेरे पास में जो डेटा है 1,19,000 रिक्वेस्ट मेमोराइजर के ऊपर में आई एक दिन के अंदर में। ठीक है, 26 तारीख को एक दिन के अंदर में 1,19,000 बार मेमोराइजर का इस्तेमाल किया गया बच्चों के द्वारा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को करवा देता हूं मैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले। जैसे कि जीएसटी कौन सा वाला अमेंडमेंट था? जीएसटी, ये क्वेश्चन बन सकता है। महिलाओं को जो है फ्रेंड्स, विमेंस जो है, ठीक है, महिलाओं को आपको पता है कि 33% रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और विधानसभा के अंदर में। ये कौन सा वाला संविधान संशोधन है? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसके अलावा आप लोगों को बोला जा सकता है कि एनसीबीसी जो बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उनके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और वैसे मेमोराइजर में एक नया फीचर आ गया है, आप लोगों में से कितने लोग देखना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। जैसे 1000 लाइक्स हो जाएंगे मैं आप लोगों को एक नया फीचर भी दिखाता हूँ मेमोराइजर का। ओके, तो आर्टिकल नंबर 368 पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कौन से देश से लिया गया है ये वाला प्रावधान, ये बताइए आप लोग मुझे। जब किसी प्रजाति को विलुप्त होने की संभावना के कारण एक विशिष्ट आवास में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, कोई एक प्रजाति है, उनके बहुत कम संख्या बची है, तो उनको एक क्या करते हैं हम, एक एरिया है वहां पर में उनको संरक्षित करते हैं, वहां पर में लोगों को आने जाने नहीं देते ताकि वो लोग अपना जनसंख्या बढ़ा सके। ठीक है, उनको डिस्टर्बेंस ना हो, आप उनको मार के खाना ले। ठीक है, तो प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशिष्ट आवास के राजदूत या प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? कीस्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज। जब किसी प्रजाति को विलुप्त होने की संभावना के कारण एक विशिष्ट आवास में संरक्षित किया जाता है और प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशिष्ट आवास के राजदूत के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जाता है, तो इस रूप को क्या बोला जाएगा?
देखिए आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जायंट पांडा जो है वो अब विलुप्त होने की कगार पे, पोलर बियर, टाइगर, ठीक है, सी टर्टल जो है आपके, इसके अलावा राइनो है, वन हॉर्न राइनो है, गोरिल्लाज है, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है क्योंकि उनकी भी संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फ्लैगशिप स्पीशीज, फ्लैगशिप, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट प्रजातियां, फ्लैगशिप स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, मुख्य प्रजातियां, कीस्टोन, मतलब कि अगर वो खत्म हो गई तो फिर बाकी के जो इकोसिस्टम है उनमें से भी बाकी लोगों, बाकी प्रजातियों के ऊपर में भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो की स्टोन स्पीशीज वो प्रजातियां होती है जिनके खतरे, जिनके खत्म होने से बाकी प्रजातियों के भी खत्म होने का खतरा है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा की स्टोन स्पीशीज। ठीक है, अदरवाइज कुछ कोई खास प्रजाति है और उसको संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको फ्लैगशिप स्पीशीज बोला जाता है। जैसे कि काजीरंगा के अंदर में कौन से जानवर को संरक्षित किया जा रहा है, वन हॉर्न राइनोस को, एक सिंग वाले गेंडे को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्लैगशिप स्पीशीज जो है वो एक ऐसी स्पीशीज होती है जिनको सेलेक्ट किया जाता है और उसको संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। जैसे काजीरंगा के अंदर में एक सिंग वाला गेंडा, तो काजीरंगा के अंदर में जो है, काजीरंगा किसके नाम से फेमस हो गया अभी, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। तो उस काजीरंगा के लिए फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट प्रजाति उस इलाके की काजीरंगा के लिए, काजीरंगा नाम सुनते ही आपके जहन में एक नाम आना चाहिए, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, अब पता चले कि किसी के हस्बैंड वहां काम करते हैं, सर मेरे हस्बैंड काजीरंगा में काम करते हैं, लेकिन जब से आपने बोला है ना कि काजीरंगा का नाम सुनते ही एक सिंग वाला गेंडा नाम आना चाहिए, तो मेरे मेरे को मेरे हस्बैंड की याद से पहले एक सिंग वाला गेंडा याद, वो केस के अंदर में आप जो है ना, ओके, वो केस के अंदर में पहले हस्बैंड को याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो पता चले कि सर उस केस के अंदर में भी हम तो याद करेंगे हमारे उसको। तो कुछ ना कुछ डेली बेसिस के ऊपर में आप लोगों ने फाइंड करना है जो आपको इंस्पायर करे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेमोराइजर आप लोगों के लिए वही चीज के रूप में काम कर रहा है। मेमोराइजर रोज आप लोगों को जो है नई नई चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और आज भी आपको बहुत सारी इसी तरीके की चीजें मैं उसमें दूंगा। ठीक है, चलिए। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए केवल कितने वर्ष की आयु की जरूरत है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए आपको कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। आप में से कितने लोग एलिजिबल है राज्यपाल बनने के लिए और कितने लोग एलिजिबल नहीं है वो भी बता देंगे मुझे। ठीक है, तो भारत के अंदर में अगर वोट देना है आपने, तो वोट देने की उम्र है 18 साल। आप में से सारे लोग आई होप कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। बट अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव, या फिर लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना है आपने, लोकल बॉडीज का, लोकल बॉडीज भी बोला जाता है इसको, लोकल बॉडीज इलेक्शन, तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो क्या आप पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो? तो 21 साल, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना है आप लोगों ने। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या विधानसभा का, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, भारत में से तो हो ही, या कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हो ये भी बता देंगे मुझे राज्य के बाद में। दो कमेंट करना है आप लोगों ने, एक तो विधान आपके कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, और उसके बाद में कमेंट करिए कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो अगर आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। तो आप बताइए इनमें से कौन कौन से चुनाव के लिए आप एलिजिबल हो इनमें से। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट वाला भी मेमोराइजर डाल दूं मैं आप लोगों के लिए। चलिए एक काम करते हैं ना, इसी के जरिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मस्त वाला एक ओके, तो ये सारा का सारा तो आप लोगों को मैं एक इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, पूरी एक बढ़िया तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से देखा हो तो केवीएस टीजीटी 2018 का क्वेश्चन करना चाहोगे क्या आप लोग? पढ़िए इसको अच्छे से।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया कीस्टोन प्रजाति कौन सी होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि कीस्टोन प्रजाति उन प्रजातियों को बोला जाता है जो कि बाकी की जो प्रजाति है उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर मान लो उस प्रजाति को नुकसान हुआ, ठीक है, तो वो बाकी प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, ओके। Okay, species that influence its community by creating, modifying और maintaining physical habitat for itself and other species. ठीक है, जो दूसरी स्पीशीज है उनके लिए भी वो सहारा बनती है। अगर इन स्पीशीज को खतरा हुआ, इन स्पीशीज को, कीस्टोन स्पीशीज में से किसी भी एक को, तो वो बाकी की स्पीशीज के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके लिए फिर घर नहीं मिलेगा, उनके लिए जो है खाना नहीं मिलेगा, हैबिटेट नहीं मिलेगा, तो वो सारी स्पीशीज को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्पीशीज जो दूसरे स्पीशीज को भी इन्फ्लुएंस करती है उसको बोला जाता है कीस्टोन। मतलब कि ये स्पीशीज, जैसे मान लो ये की गियर है, ये गियर घूम रहा है तो देखो बाकी की गियर भी घूम रहे हैं। अगर ये गियर को मैं रोक दूं, ठीक है, इसको रोक दूं तो बाकी के गियर्स भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसको की गियर बोला, कीस्टोन गियर बोला जाता है, कीस्टोन गियर। ऐसे मतलब मैकेनिकल या फिर आप लोग मशीन की लैंग्वेज में कीस्टोन गियर बोला जाता है इसको। वैसे ही अगर मान लो कि ये स्पीशीज जो है खत्म हो गई तो बाकी स्पीशीज को भी नुकसान पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अब इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। तो एक स्पीशीज, ठीक है, मान लीजिए कि कोई है, जैसे प्लैंकटन है, प्लैंकटन अगर मान लीजिए कि खत्म हो जाते हैं ना, तो बाकी सारे के सारे जो स्पीशीज है उनके ऊपर में भी फूड चेन के अंदर में बहुत खतरनाक सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कीस्टोन स्पीशीज बाकी सारे के सारे जो स्पीशीज है उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के अंदर में अलग अलग कीस्टोन स्पीशीज पाई जाती है। तो कीस्टोन स्पीशीज का जो कंसेप्ट है वो रॉबर्ट टी पेनी ने दिया था सबसे पहले। रॉबर्ट टी पेनी, ठीक है, इन्होंने दिया था 1969 के अंदर में। जूलॉजिस्ट है रॉबर्ट पेनी, उन्होंने कीस्टोन स्पीशीज का कंसेप्ट दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। सैंगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज, सैंगपो रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। 5 लाइक्स दूर है हम लोग, अब केवल 4 लाइक्स 1000 के टारगेट से हमारे। ठीक है, भरोसे का प्रतीक टीचिंग परीक्षा, थैंक यू वेरी मच। इनका नाम इतना बड़ा है मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही टीचिंग परीक्षा आपके लिए काम करता रहेगा। अभी मैं आप लोगों को एक इसके तरफ में लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल के ऊपर में। ठीक है, अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये इसमें डाल दिया है। टीचिंग परीक्षा की टेक्निकल टीम को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान आया कि यार ये आप लोगों के लिए डाल देना चाहिए, आप लोगों के बेसिकली मेमोराइजर के अंदर में। चलिए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये मेमोराइजर का जो नया फीचर है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर 1000+ लाइक्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में आई होप आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर में एक ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, मेरी जो स्क्रीन में शेयर करो, इसमें आप लोग देखिए आपका ये मेमोराइजर है। ठीक है, मेमोराइजर के अंदर में आप लोग गए, मैंने स्कोर बूस्टर के अंदर में अभी अभी एक चीज डाली है। देखो स्कोर बूस्टर के अंदर में बहुत सारे ऑलरेडी डले हुए थे, मैंने अभी अभी ये डाला, ये जो है ना आपका ये वाला। ठीक है, स्टार्ट क्विज आप करोगे तो स्टार्ट क्विज करते ही आपके पास में क्विज तो अब आ जाएंगी, लेकिन अब आपके पास में एक और फीचर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए मैंने एक इमेज डाली है, तो अब क्या होगा कि आप इस इमेज को यहाँ से पढ़ सकते हो पहले। इसके अंदर में
ये बाकी इसके अंदर में मैं डाल दूंगा, आज ही ये जनरेट हुआ है ये फीचर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग एक थम्स अप तो यार टीचिंग परीक्षा की जो टेक्निकल टीम है, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना नाम क्या रखा है। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम बता दे फैसर इनको बच्चों को कि हमारी टेक्निकल टीम का नाम क्या रखा है। ठीक है, उन्होंने, हमने बोला था कि अपना नाम मतलब हर टीम का एक नाम रखे, तो उन्होंने अपना नाम रखा है टीम बांडिया। ठीक है, वो कौन सी मूवी थी यार जिसके अंदर में वो बांडिया हुआ करता था, आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। तो उनको बांडिया नाम पसंद आया। तो आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं अब देखिए, अब इवन यहाँ वीडियो भी डाल सकते हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार इफ पॉसिबल वो जो मैंने वीडियो मांगा है अगर आप दे सके मुझे जल्दी से। चलिए, दे दिया है, डाउनलोड करके दे देते तो प्लीज अच्छा होता। वीडियो चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं सामने में आप लोगों को इमेज दिख रही है ना फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए आपके आपके ऐप के अंदर में भी लाइव हो चुका है अब ये फीचर। तो आप देखिए ये इमेज मैंने अभी डाला है जस्ट आपको पढ़ाते पढ़ाते। और जैसे ही मैं हम लोग इसमें आप लोग पहले क्या करोगे, आप लोग पढ़ोगे इसको। देखिए हाउ इट विल वर्क, कैसे काम करेगा ये देखिए ध्यान से। ये आपको ये दिख रहा है स्क्रीन। पहले आप क्या करोगे, आप लोग जो है इसको पढ़ोगे। ये ऐसे आप यहाँ हर इसमें, जैसे हर इसमें हम आपको कुछ ना कुछ देंगे स्टडी मटेरियल, उसको पहले आप ये क्लिक करोगे, पहले पढ़ोगे, और उसके बाद में यहाँ से इसको कट करके स्टार्ट करोगे क्विज को। क्विज स्टार्ट होंगी आपकी। आपको जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर में जो है आप लोगों को बताना है, इसके अंदर में जो जो भी आंसर यहाँ पर में बोला जाएगा, ठीक है, उसके आंसर आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इसको हमने बना दिया है आपके लिए। इसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं हम, तो अब हम आपको वीडियोस भी ऐड करके इसके अंदर में प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा की हमारी जो टेक्निकल टीम है, टीम बांडिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। धुरंधर टीम है भाई, बिल्कुल। तो ये जो टीम है ना, मतलब खतरनाक, और पूरी की पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम अपने आइडियाज लगा रही है कि कैसे कैसे आप लोगों के लिए कर सकते हैं यहाँ पर में। ओके, तो जितने भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स है, पेड स्टूडेंट्स है, उन सबके लिए फ्री है। और 1 तारीख से पहले पहले जो लोग एनरोल हो चुके होंगे उनके लिए भी फ्री है। तो जो टीआरई के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, सीटेट के लिए करना चाहते हैं, अलग अलग इसके लिए करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए भी यहाँ पर में अब हम लोगों ने इसको फ्री रखा हुआ है। तो आप लोग तब उससे पहले पहले लेकर पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है, अच्छे से। बेस्ट फीचर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा किसने दी थी, अभी बताइए आप लोग जल्दी से। ये तो सुपर से भी ऊपर है सर, मजा आ रहा है सर। चलिए देखिए, आवा कुमारी जी बोल रहे हैं कि सुपर से भी ऊपर है, मजा आ रहा है। ठीक है, टीआरई में भी बिल्कुल उपलब्ध होगा ये, डी ट्रिपल एस बी के अंदर में भी। तो जो जो भी आप कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं उसके अंदर में हो सकते हैं। स्पेसिफिक आप लोगों के एग्जाम स्पेसिफिक भी हम लोग बना रहे हैं उसको, तो एग्जाम स्पेसिफिक मेमोराइजर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे अब आप लोगों को। ठीक है, तो कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा जो है फ्रेंड्स रॉबर्ट पेनी ने दी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, जी बिल्कुल सर, टीपी फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा फीचर प्रस्तुत करने के लिए। और ये हम और भी करेंगे आपके लिए, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि और भी इस तरीके के फीचर्स हम लोग आप लोगों के लिए बनाते जाएंगे। तो आप लोगों ने जो है आपका प्यार जो मिल रहा है, जो इतना आप लोग सपोर्ट करें, उसके अंदर में हम लोग और ज्यादा करते जाएंगे इसके अंदर में। जल्दी बताइए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, बताओ जल्दी से। द मेन एटमोस्फेरिक लेयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखो पहली बात तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग इस क्वेश्चन के साथ में, हमारे वायुमंडल के अंदर में कितनी परत है, कितनी परत है ये आप लोग बताएंगे मुझे। सबसे पहली चीज एक आंसर करेंगे सभी, कितनी परतें हैं। उसके बाद में आप लोग आंसर करोगे फ्रेंड्स कि सबसे पहली वाली जो परत है, सबसे निचली जो परत है वो कौन सी है। तो सबसे निचली जो परत है वो है आप लोगों की, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो सारी की सारी इसी में कंप्लीट होती है, सारे बादल वगैरह सब कुछ आपको इसी में मिलेंगे। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है, उसके ऊपर वाली, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर में बादल नहीं होते इस वजह से। ठीक है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए। तो सबसे पहली लेयर सबसे तल के सबसे पास में वो है ट्रोपोस्फियर, इसको याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है आगे में भी, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, तो सबसे पहली वाली ट्रोपोस्फियर है आपकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि फेमस कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था। कोणार्क सन टेम्पल को क्या नाम से जाना जाता है, ये अगर आता है तो जल्दी से आंसर कर देंगे कमेंट में। इसको एक बहुत ही स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1100 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरा का पूरा
जो सेशन है ये इन सभी बच्चों को समर्पित जिन्होंने अपनी एनर्जी यहाँ पर दी है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, वेरी गुड, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, पगोड़ा, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं इसको। और इसको किसने बनाया था, ठीक है, तो नरसिम्हदेव एक, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंदर में। देखिए नरसिम्हदेव एक जो है ये ईस्ट गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी या ईस्टर्न या पूर्वी गंगा वंश इसको बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उससे रिलेटेड है। तो पूर्वी गंगा वंश से रिलेटेड नरसिंह वर्मन एक, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ब्लैक पगोड़ा। इसको जो है फ्रेंड्स, ये आपको कौन से राज्य में मिलेंगी, जल्दी बताइए आप लोग, कौन से राज्य में ये अवेलेबल है, या कौन से राज्य के अंदर में है मौजूद। इसको भी डाल दूं मैं, कितने लोग चाहते हैं कि इसको भी मेमोराइजर में डाल दिया जाए, पूरा का पूरा सारे के सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट जगह है और उनका निर्माण किसने करवाया है, सारा का सारा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी में भी है अवेलेबल हमारे पास में, इंग्लिश में भी है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको इसको भी मेमोराइजर में डलवा देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स है उनकी पढ़ने की जो रफ्तार है या सिलेक्शन के चांसेस 50 गुना बढ़ जाते हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उतना ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं आप लोगों को और कराने के लिए। ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आता है, पैसा खर्च होता है, वो सारा टीचिंग परीक्षा बियर कर रहा है। आप जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया गया है, जबकि आपको पता है कि 1,19,000 जब रिक्वेस्ट आई होंगी तो कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ होगा टीचिंग परीक्षा का उसके ऊपर में, क्योंकि जब आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हो हर रिक्वेस्ट के ऊपर में खर्च होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट लगता है, एपीआई कॉस्ट, ठीक है, टोकन खर्च होते हैं, तो वो सारा का सारा जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा बियर कर रहा है आप लोगों के बिहाफ पर, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर में है, चलिए कौन सा आर्टिकल है जो इंटर स्टेट काउंसिल को गठन करने की बात करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटर स्टेट काउंसिल, दम है तो भूल के दिखाओ, मेमोराइजर, क्या बात है। ये देखिए मनीराज सिंह ने उसको बहुत अच्छा नाम दिया है, एक बार टीम प्लीज दिखा भी दीजिए उसको, दम है तो भूल के दिखाओ, ठीक है, मेमोराइजर, मेमोराइजर बिल्कुल यही बात कहता है, दम है तो भूल के दिखाओ। अब तो आर्टिकल नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका 263 जो है, ये क्या बोलता है कि हमारे भारत के अंदर में अंतरराज्य परिषद का गठन किया जा सकता है। अब ये अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, अलग अलग जो राज्य है वो, और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, उनके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अंदर में शामिल होंगे, ठीक है। इस काउंसिल के अंदर में प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। बट कभी भी अगर इंटर स्टेट काउंसिल बनाना हो, बनाया जा सकता है, ठीक है, तो बनाना, बनाता कौन है, बनाता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इसकी अधियाचना निकालेगा कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा रही है, और इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री, ये आर्टिकल नंबर 263 के अंदर में लिखा हुआ है, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप, बनाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 263 इसको डील करता है, ठीक है। लिख लो, सभी के सभी लोग लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, बनेगा ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में। भाई क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री, भारत देश के अंदर में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है। तो देखो भारत के अंदर में पहले जो है ना ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो तो थी ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, तो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, बाद में एक और, तो अभी टोटल कितनी हो गई है बताओ जल्दी से, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है टोटल। तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 के अंदर में हमने इसको ऐड किया था, तो ये हमने यूएसएसआर उस समय में हुआ करता था, अब तो ये टूट गया है, ठीक है, अलग अलग देशों में, यूएसएसआर सबसे बड़ा पार्ट इसका रशिया है, तो यूएसएसआर से हमने इसको कंसेप्ट को लिया था। इवन जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, 5 ईयर प्लान, ये भी हमने यही से लिया था, 5 ईयर प्लान, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूएसएसआर से ही लिया था हमने। तो ये भी कंसेप्ट आप लोगों का बन सकता है एग्जाम के अंदर में, 5 ईयर प्लान कहां से लिया गया, ठीक है, गुड। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मेमोराइजर और जितने भी एआई फीचर्स है वो यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 96978888
444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, कॉल कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए डायरेक्टली, वहां पर में भी आप लोगों को सुविधा मिल जाएंगी, ठीक है। और आप लोग जो है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने कूपन कोड्स बना सकते हो, ठीक है, तो वो कूपन कोड्स भी आपके लिए बढ़िया है। आप अपने अपने जो रेफरल कोड्स है उसके वीडियो बना सकते हो, उन वीडियोस को आप शेयर करिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर में, या वो रेफरल कोड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। जितना ऑफ उनको मिलेगा उतना ही अमाउंट आपको भी मिलेगा, उतने ही टीपी कॉइन्स मिलेंगे, और फिर आप उसको उतने टीपी कॉइन्स को उतने रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो कॉल करके, ठीक है। उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएंगी, रेफर एंड अर्न जो है आपका उसमें, ठीक है। ओके इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को काफी सारे मेमोराइजर्स दिए जा चुके हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हर उस बच्चे से जिसने टीचिंग परीक्षा के अंदर में एनरोल किया हुआ है, प्लीज आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए बहुत प्यार से। और आप लोगों के लिए हमने इसको किया है पूरा का पूरा। आप मेमोराइजर के अंदर में जाइए, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं स्कोर बूस्टर में स्पेशल मैच चुन चुन के डाल रहा हूँ, तो इसका भी इस्तेमाल करिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज डाल दूंगा इसके अंदर में। अब देखिए सेक्शन बना दिया है मैंने, ये आज मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी इसके अंदर में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग? हाथ ऊपर कर दीजिए अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। अगर दिख रहा है तो आप हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा मुझे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल का सेक्शन बना दिया है, उसके अंदर में मैं आज ये डाल भी दूंगा आपको, ठीक है। स्कोर बूस्टर में मैंने बहुत सारा चीजें डाली हुई है, इंटरिम गवर्नमेंट, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में भी मैं अभी क्या करूंगा आपके लिए, ध्यान से समझिए आप लोग। बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए अंदर में जो कल बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों ने किया था ना, उसकी इमेज वहां पर मैं डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा बुद्धिस्ट काउंसिल का पूरा का पूरा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दूंगा। अभी फिलहाल के अंदर में मैं इसको इंग्लिश के अंदर में डाल देता हूँ। ओके डन। देखिए यहाँ पर मैं, आप लोग देख पा रहे हो क्या? अब यहाँ पर मैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया है, आप लोगों के पास में यहाँ पर मैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके साथ में आपको एक इमेज दिखने लग गई। अब दिख रही है कि इमेज? एक बार बताइए मुझे सर। नेशनल और इंटरनेशनल आप कमेंट के अंदर में लिख दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा जो जो भी आपको चाहिए वो सारा का सारा। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये एचडी में मैं इसको करके आप लोगों के लिए इसको डाल दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर में ये सारा मिलता रहा करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। तो अब हर चीज आप लोगों को इसी तरीके से, ठीक है, मिल जाया करेंगी। और इससे क्या होगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को और ज्यादा मजबूत कर पाओगे, ठीक है। ओके चलिए। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हमने आज का हमारा सेशन किया है। और जितने भी बच्चे ये सारी चीजें यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्लीज आप लोग अच्छे से करिए। टीचिंग परीक्षा ने दिया हुआ है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पे किया है, आप जो टीचिंग परीक्षा पे आए हो उसका इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। जितना इस्तेमाल कर सकते हो याद करिए। जिनका भी केवीएस का, ईडीओ का, टीआरई का पेपर है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। आप लोगों को मैंने कहा है कि आपका 50x आपके चांसेस बढ़ जाने चाहिए, 50 गुना चांसेस सिलेक्शन के। ओके तो ये सारा का सारा आप लोगों को मिल जाएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इसके ऊपर में कर सकते हैं बाकी, ठीक है। इतना कम लागत में इतना सब कुछ, बिल्कुल वो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मंशा है, इच्छा है, ठीक है। जो एक होता है ना विल पावर बच्चों के लिए कुछ करने का, उसके लिए कर पा रहे हैं हम लोग, उस वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इतने सारे बच्चे हैं, इतना आपका प्यार है, यही हमारे लिए जो है बड़ी बात है। टीचिंग परीक्षा के साथ में पूरा दिन पढ़ सकते हैं, वो भी बिना थके। बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नया फीचर, वो जो आपका मीम वाला वर्जन है, वो तो आपके लिए और अच्छी चीज है आपके लिए ना।
थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी आपको चीजें चाहिए मेमोराइजर के अंदर में, वो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट के अंदर में नीचे में, उसको मैं मेमोराइजर में अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, चाहे कितना भी खर्चा है कोई भी हो, अभी फिलहाल में मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका पेपर निकलना है, आपका सिलेक्शन। ठीक है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो चुके, तो प्लीज लिख दीजिएगा और उसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पूरा पूरा उसके अंदर में जितना ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो उतना डालिए आप लोग। ठीक है, तो उसके लिए मैं डाल दूंगा आपके लिए। प्लीज नीचे में कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों का कि जितने भी बच्चे चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, हर चीज आपके लिए डाल देंगे। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे पूछ रहे कि सर ये नंबर में से कौन सा डायल करना है, कोई भी कर सकते हो, चाहे इस पे कर लो कॉल, चाहे इस पे कर लो, एक ही जगह लगेगा आपका। ठीक है, टीम उठा लेगी उसमें, या फिर किसी में भी एक पे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।